जब आप मूल्यों की बात करते हैं तो कुछ तो मूल्य बचे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बिना मूल्य के कोई व्यापार चलता है या जीवन भी चलता है। अब कौन से मूल्य बचे हैं ये एक अलग दृष्टि है। किन मूल्यों पर राजनीति चल रही है और किन मूल्यों पर राजनीति चलना चाहिए। कौन से मूल्य ऐसे हैं जिन पे चलने से खुद प्रसन्नता होती है, परिवार को प्रसन्नता होती है और आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग को प्रसन्नता होती है। कौन से मूल्य ऐसे हैं कि अपने को तो प्रसन्नता होती है लेकिन दूसरों को कष्ट होती है। कौन से मूल्य ऐसे हैं कि अपने साथियों को तो आराम है और दुश्मनों का जीना हराम। और इसमें पूरी राजनीतिक परिवेश में अगर दुनिया भर में देखें तो मूल्य जो आ रहे हैं वो तुरंत के हैं या दूरगामी मूल्य हैं। मूल्यों में क्या मूल्यवान है जिसके लिए ज्यादा कीमत चुकाई जाती, ज्यादा मूल्य चुकाया जाता, और कौन से मूल्य ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा समय या ऊर्जा खर्च करने की जरूरत है। तो पहले प्रश्न तो आता है कि मूल्य हैं क्या। दूसरा प्रश्न आता है कि कौन से मूल्य मूल्यवान है, किसकी कीमत कम होनी चाहिए, किसकी ज्यादा होनी चाहिए। मूल्य मतलब अगर हिंदी में देखें तो कीमत। मूल्य मतलब जो अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं कि किन चीजों पे आप खड़े होते हैं, तो ये सारे मूल्य ही हैं। प्राकृतिक जो भी चीजें हैं जिससे सारे सृष्टि का, सारी पृथ्वी पे रहने वालों का भरण पोषण हो सके, एक उसमें निरंतरता बनी रहे, वो चीजें मूल्यवान होनी चाहिए। और जो उसको नष्ट करती और नया जीवन प्रदान नहीं करती वो मूल्यवान नहीं होना चाहिए। तो पहल अगर मूल्य देखें तो किसी स्थान पर किसी पदार्थ को पाने के लिए हम कितनी ऊर्जा व्यय करने के लिए तैयार हैं, वो उसका मूल्य होगा। किसी स्थान पर हम किसी पदार्थ को अपने से दूर करने के लिए कितनी ऊर्जा या मुद्रा दूसरे से चाहते हैं, वह उसका मूल्य होगा। ये एक सीधा गणित। दूसरा है कि हम अपनी चीजों का कितना मूल्य लगाते हैं जब हम उसको दूसरे को देते हैं, और दूसरे से जब लेते हैं तो उसका कितना मूल्य लगाते हैं। ये सीधे अब कालांतर में धीरे धीरे मूल्यों की परिभाषा बदलती है। एक बाजार में सब्जी खरीदने का मूल्य, एक किसी नियमों पे टिके रहने का मूल्य, कीमत दोनों की। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चीजें अमूल्य हैं, उनका मूल्य नहीं लगाया जा सकता, और कुछ चीजें हवा जैसी हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको लोग अमूल्य कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार अमूल्य है, उसका क्या मूल्य लगाओगे। कुछ लोग इसके आगे भी कहते हैं कि स्वतंत्रता का मूल्य नहीं लगाया जाता, सबसे ऊपर स्वतंत्रता चाहिए, फिर उसके बाद प्यार आता है, फिर उसके बाद दूसरी चीजें क्रमशः आती हैं। तो जो स्वतंत्र हैं वो हो सकता है स्वतंत्रता को गिरवी रखने में तैयार हो जाए, उनके लिए उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन जो गुलाम हैं उनके लिए स्वतंत्रता से बड़ी कोई चीज नहीं है। उस समय एक लड़का लड़की अपने प्यार को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन स्वतंत्र है तो उनको शायद प्यार सबसे मूल्यवान लगता है। जो भूखा है शायद उसको खाना सबसे मूल्यवान लगता है, लेकिन जो अस्पताल में लेटा हुआ है, जिसको सांस नहीं आ रही, उसको सांस का मूल्य अमूल्य लगता है कि थोड़ी सी ऑक्सीजन तो आ जाए फेफड़े में, दिमाग में, तो जिंदा हो जाए। किसी को नींद मूल्यवान लगती है। तो ये समय और स्थान के हिसाब से परिवर्तित हुई कि आपको कौन सी चीजें मूल्यवान लगती है, इसलिए सबका मूल्य अलग अलग है। एक पानी की कीमत इस कमरे में हो सकता है मुफ्त हो, वही आप रेल का सफर करें तो उसकी कीमत 20 रुपए हो जाए, और वही हवाई जहाज में अगर पानी खरीदेंगे तो शायद 60 रुपए का बिके, और रेगिस्तान में वही पानी अगर आपको 500 रुपए में मिलेगा, जब आप प्यास से मरे जा रहे हैं तो आपको 500 रुपए भी सस्ता लगेगा। तो मूल्य स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। कुछ मूल्य शाश्वत है,
जो समय स्थान के हिसाब से नहीं बदलते, जिसमें जीव हत्या, धर्म, प्यार, स्वतंत्रता। अब इसके लिए जरूरी यह है आपकी समझ और मेरी समझ ऐसे हो कि हम इसके लिए कितना मूल्य दे सकते हैं। तो क्या प्यार के लिए जीवन दे सकते हैं? तो प्यार अमूल्य हो जाएगा, कम से कम जीवन से ज्यादा हो जाएगा। जीव हत्या के लिए क्या अपने हत्या हम करा सकते हैं रोकने के लिए? क्या लोग अधर्म का रास्ता अपना रहे हैं, उसकी हत्या करने में भी आप जीव हत्या को उतना ही मूल्य दोगे? क्या युद्ध के मैदान में भी आप अहिंसा का वही मूल्य रखोगे जो शांति की स्थिति में रखते हैं? ये चीजें परिवर्तित होती है। तो कुछ जो मूल्यवान हैं और कुछ अमूल्य हैं और कुछ मुफ्त हैं। इन दो अतियों के बीच जो मुफ्त हैं, जो अमूल्य हैं, सबका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, इसलिए हम उसको आंकते हैं और उसका आदान प्रदान करते हैं उसके हिसाब से। अमूल्य का आदान प्रदान नहीं होता है और मुफ्त का कोई मतलब नहीं। तो इन सब चीजों के जो मूल्य बनेंगे वो समय, स्थान, परिस्थिति के हिसाब से बनेंगे। अब जब हम स्वतंत्र हैं, अगर भारत के संदर्भ में लें, तो जब हम स्वतंत्र हैं तो राजनीति को किस चीजों को मूल्य देना चाहिए, ये प्रश्न आता है। तो कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ पैसे के लिए ही राजनीति। कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है और उस पैसे को बचाए रखने के लिए वो राजनीति करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चिंता नहीं है कि पैसा बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए, वो उसके लिए राजनीति करते हैं। कुछ लोगों के लिए अपने डर से उबरने के लिए राजनीति जरूरी है, वो उसके लिए। कुछ के लिए खानदानी पेशा है, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ और आता नहीं। लेकिन कुछ के लिए प्यार अतिरेक में बह रहा है और वो चाहते हैं कि आसपास के लोग भी खुश रहें, चीजें धर्म के हिसाब से, चीजें प्रकृति के हिसाब से चले, तो वो राजनीति में। इन पांचों लोगों के लिए मूल्य अलग अलग है। आप किसी भी परिस्थिति में अगर आंख उठा के देखेंगे तो 5 ही तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। कुछ और भी तरह के लोग मिल सकते हैं, कुछ ज्ञानी जन उसके बारे में भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको मिल जाएंगे। अब किसका बोलबाला है ये अलग बात है। जैसे आज आपको नजर आता है कि सारे जगह आचरण भ्रष्ट हो गया है। कोई दूसरों को खुश करने के लिए चीजें धर्म के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से चले, उसके लिए मुख्य स्टेज पर, सेंटर स्टेज पर नजर भी नहीं आता है। जितने लोग भी नजर आते हैं दूर से, वो सब ऐसा लगता है कि पैसे के पीछे भाग, उनके लिए पैसा ही भगवान हो गया, या कुछ की मजबूरी में है कि वो चल रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, चलाए जा रहे हैं। तो प्रश्न जो आता है कि क्या ये सही है, क्या ये दूरगामी होगा? क्या जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं उनकी बदमाशी दूसरे लोग नहीं समझेंगे? क्या इसमें एक अंधाधुंध दौड़ पैसे के पीछे भागने की नहीं होगी? तो बदमाशी तो किसी की एकाधिकार में है नहीं। आप बदमाश हो सकते हैं तो दूसरा भी बदमाश हो सकता है, आप अच्छे हो सकते हैं तो दूसरा भी अच्छा हो सकता है। तो जब बदमाशी के पीछे भागते हैं लोग, तो दूसरा बदमाश उसके ऊपर निकलने की कोशिश में उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी हत्या भी कर सकता है। और एक अच्छा है और उससे दूसरा अच्छा निकलने में उसको भी फायदा पहुंचाएगा। तो जो दूरगामी चीजें हैं जिसमें हम खुश रहें और दूसरा भी खुश रहे, अगर हमसे कोई कंपटीशन भी कर रहा है, हमसे कोई आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, तो हमको मार के नहीं जाएगा, हमको खुश करके ही आगे जाएगा, उसकी ऊर्जा उस हिसाब में। तो जितने संत लोग हैं वो ये कहते हैं कि क्यों ना ऐसे मूल्यों को रखा जाए जो दूरगामी हो, अगर शाश्वत नहीं हो तो भी कम से कम हमारे आने वाली संततियों के लिए वो एक बेहतर भविष्य दिखाएं, कम से कम भविष्य तो दिखाएं। ऐसा ना हो कि हम आणविक हथियार की दौड़ में
सबको खत्म ही कर। तो जितने पूर्वज थे वो उन मूल्यों को मूल्यवान समझते थे कि हम खुश रहें, हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे पड़ोसी खुश रहें, और उन्हीं को वो देते थे। उनके लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो, और उस महत्वपूर्ण चीज के लिए क्या जरूरी है, तो वो कहते थे कि जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो स्वतंत्रता परतंत्रता में बदलते देर हुई। तो अगर स्वतंत्र रहना है तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। जिम्मेदार होना मतलब आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, आप जो भी चीज आएगी उसका रिस्पॉन्स देने में, उसका जवाब देने में अपने आप को सक्षम बनाते रहोगे। अंग्रेजी में जो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है, दैट डिफाइंस एबल टू रिस्पॉन्ड, एबल टू रिस्पॉन्स। आप जवाब देने में काबिल है, वही जिम्मेदारी है। कल के दिन अगर भूकंप आया तो उस स्थिति में भी आप अपने को उस हिसाब से ढालने में तैयार हैं कि कैसे कैसे सेवा शुश्रूषा की जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए। अगर कल के दिन दिवाली मनानी है तो आप कैसे सुरक्षित रखेंगे कि बच्चों को पटाखे से आंख न फूटे, उनको कुछ ना हो, मिठाई में जहर ना आए। तो आप पीछे सतत जागरूक होकर उनकी सुरक्षा के प्रति, संरक्षा के प्रति कार्य करते रहते हैं। चाहे खुशी का मौका हो या दुख का, आप जागरूक रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं, तो स्वतंत्र बने रहते हैं। तो आज की राजनीति में वो कहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आक्रमण ही सुरक्षा है। इसलिए दूसरे पे, दूसरी पार्टियों पे आक्रमण करते रहते हैं, अपने को सक्षम बनाने की ज्यादा कोशिश नहीं करते। इसलिए जब भी कोई खराब मौका आता है वो हाशिए से बाहर हो जाता है। ऐसे में वो लोग शायद लंबे दूर तक चल पाते हैं जो अपने आप को तैयार रखते हैं और अपने को ही अतिक्रमण करके नई नई चीजें ले आते हैं। दूसरों पे आक्रमण करने से बचते हैं, अपनी सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो लंबे समय तक बचे रहते हैं। उनकी तैयारी दुश्मन से कम नहीं होती है, लेकिन दुश्मन पे पहला बार नहीं कर, वो पूरा मौका देंगे अगर दुश्मन की इच्छा है कि आप पहला बार कर। और कई विज्ञान तो ऐसे भी हैं कि वो बार को ही झेलते रहते हैं और एक मौका आता है उसमें दुश्मन को धराशायी कर देते हैं। जैसे जूडो कराटे का साइंस, जूडो कराटे का विज्ञान है, उसमें दुश्मन का बार हाथ पे सहते रहते हैं और जब दुश्मन ऊर्जा विहीन होता है तो अपने आप गिर जाता है, उसको मारने की भी जरूरत नहीं, लेकिन वो अपनी सुरक्षा और संरक्षा के प्रति सतत जागरूक होके दुश्मन का बार झेलते हैं, जिससे कि दुश्मन उन पर आक्रमण ना कर सके, उनको अतिक्रमण ना कर सके। लेकिन आज की राजनीतिक परिवेश में देखोगे कि दूसरे के गला घोंटने में इतनी तत्परता है, इतनी जल्दीबाजी है कि खुद मर जाएंगे ये भी पता नहीं। तो अगर राजनेताओं को लंबे समय जीना है तो नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा। उनको उन मूल्यों का मूल्य समझना होगा जो निरंतरता बनाए रख सकते हैं, जो गिरने के समय उनको संभाल सकते हैं। आज अगर हम दूसरों को प्यार दे रहे हैं, दूसरों को बढ़ना का मौका दे रहे हैं, दूसरों को साथ लेके चल रहे हैं, तो जब हम गिरेंगे तो वो संभाल लेंगे। एक कमरे की गगनचुंबी इमारत जब गिरती है तो धराशायी हो जाती है। वहीं अगर पहले माले पे 25 कमरे हैं और 24वें माले पे एक कमरा है तो एक कमरा गिरेगा भी तो 24वें माले पे गिरेगा, दोबारा खड़े होने में आसान होगा। लेकिन एक ईंट की इमारत लंबे दूर तक नहीं चल सकती। इसलिए वो कहते थे कि राजनीति में सबको साथ लेके चलो, जनता को साथ लेके चलो, जनता का विकास और उनके बढ़ोतरी के बारे में चिंता करो और उस स्वीकार करो। तो जब आप पे आक्रमण होगा तो वो आपकी रक्षा करेंगे। वैसे ही जैसे हम किसी का बुरा करते हैं तो लोग हमको गाली देंगे, तो अगर हम उनके लिए अच्छा करेंगे तो हमको धन्यवाद भी तो देना ही। आज नहीं कल, कल नहीं परसों
हो सकता है वो हमको धन्यवाद ना दें, किसी दूसरे का अच्छा कार्य करें, वो तीसरे का अच्छा कार्य करे। हो सकता है वो हमको पीछे छोड़ के आगे बढ़े, लेकिन एक चक्र अच्छाई का चल सकता। इसलिए राज जो पहले थे, जो धर्म के हिसाब से चलते, वो ये कोशिश करते थे कि लोगों को काम करने का मौका दे, उनको बढ़ने का मौका दे, उनके कर्म का सही मूल्य चुकाएं, उनको लूटें खसोटें ना, उनसे उतना ही कर लें जो राज्य के संचालन के लिए जरूरी है। वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि राज्य की तिजोरियां भरी रहें और जनता भूखों मरती रहे। तो ऐसे राज्य लंबे समय चले। फिर ऐसे राज्य भी आए कि हमारी तिजोरियां भरी रहें और जनता चाहे भूखों मरे, वो राज्य विद्रोह का कारण बने। फिर ऐसे राज्य भी आए जो दूर से नौकरों के द्वारा, सरकारी तथाकथित सरकारी कर्मचारियों के द्वारा दूर देश में अपनी सरकार चलाने की कोशिश करे। वो लंबे समय तक इसलिए चल पाए 100-200 वर्ष कि धीरे धीरे उन्होंने उस क्षेत्र का भी विकास शुरू किया, उस क्षेत्र के लोगों को संगठन करने का मौका दिया, इतना तैयार कराया कि आज वो अपने से बढ़ सके। लेकिन ऐसे राज्य घृणा का पात्र बने। कल वो रहेंगे ना रहेंगे इसके बारे में लोगों का ये कहना है कि ऐसे राष्ट्र ज्यादा लंबे समय तक जीवित होंगे। इसीलिए शायद अमेरिका को बार बार खोजा गया। भारत की खोज बार बार नहीं हुई, चीन की खोज बार बार नहीं, न जापान और जेरूसलम की खोज बार बार, लेकिन अमेरिका को बार बार खोजा। इतनी तत्परता से बढ़ने की कोशिश करता है, सबको खाने की कोशिश करता है। अपने इस लालसा में वो कई गलत काम कर जाता है जिसके कारण वो तबाह है। कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जो 700-800 वर्ष पहले जंगलों में राज करते या जंगलों में रहते थे। ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया में सारी ओर सभ्यता छाई रही और वो जंगलों में रही? हो सकता है कि भूले बिसरे इतिहास में उन्होंने ऐसे कर्म किए हों जिससे सारे लोगों ने मिलकर उनको हाशिया पे या जंगल में भागने के लिए मजबूर किया, और फिर वो उठ खड़े होने में एक सदी या एक सहस्त्राब्दी का समय तक इंतजार करने के लिए मजबूर हुए हैं या करना पड़ा। सारी संस्कृतियां एक के बाद एक विलुप्त होती हैं, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो संस्कृतियां लंबे समय तक चलती हैं जो मूल्यों पर आधारित रहती हैं। वह मूल्य जो एक दूसरे को खुश रखें, जो जीवन में खुशी को बरकरार रखें, जो न सिर्फ मानव को बल्कि पूरी प्रकृति को, पूरे इकोलॉजी, पूरे एनवायरनमेंट, तीनों लोग चाहे जल में हो, धरती में हो, आकाश के वातावरण को सुरक्षित रखें और उन मूल्यों को बना के रखें। तो आगे आने वाली राजनीति को ये जरूर सोचना होगा, और शायद सोचना शुरू भी कर दिया है कि किससे निरंतरता बनी रह सकती है। उन मूल्यों को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, और जो मूल्य ज्यादा नहीं लंबे समय तक रह सकते हैं उनको कम तवज्जो देंगे या उनको दरकिरार करेंगे।